इज IAS Academy। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स को एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज और एनी वन डे एग्जामिनेशन, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। आज की जो सीरीज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो डील करेंगे ही करेंगे, और साथ साथ जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बजट की। आपको ही पता है 1 फरवरी जो कि कल था, बजट आया था, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की। सबसे पहले क्वेश्चन से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? मतलब नाम भारी भारी लग रहा है ना, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। मतलब ऐसा नाम भाई, जब नाम कुछ समझ में नहीं आया ना तो आप उस नाम को तोड़ने से ना यहाँ पे चीज़ें ईजी होती है। सोशल वाला मत सोचना कि वहाँ तोड़ के नहीं, एकता में ही बल है, वो वाला चीज़ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मत लाना। यहाँ पे तोड़ना है हमें। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसी चीज़ का प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ का उत्पाद करना, ठीक है, किसी चीज़ का हम उत्पादन करेंगे। प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? अगर किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज चाहिए होंगे, इंडस्ट्री सेटअप होंगे, इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो उससे हमारा क्या होगा जॉब क्रिएशन होगा। सबसे प्राइम मुद्दा है आज के टाइम का, क्या? जॉब, एम्प्लॉयमेंट। ओके, और क्या होगा? इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन हो रहा है मतलब हमारे यहाँ की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है मतलब क्या? हमारे पास पैसे हैं, इकोनॉमी डेवलप कर रही है। तो अब जो मैंने इतनी सारी बताई, तो उस बातें बताई, इससे तो आप ये बता सकते हो ना कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से क्या पता चलता है? कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और ये एक प्राइम इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जितना ज़्यादा आपका इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, वही बात है। ओके, तो ये था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये ना हर मंथ आती है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये ईयरली इसका रिपोर्ट आता है। इसका इंडेक्स का जो आता है ना, ये ना मंथली वाइज पे आता है, ये हर मंथ आता है। अभी फरवरी स्टार्ट हो रहा है, न्यूज़पेपर भरे पड़े होंगे कि इनका इंडेक्स आया हुआ है। फिर GST का भी अभी आया होता है। तो आपको बताना है कि ये पब्लिश कौन करता है, कौन हर मंथ जाके सारी इंडस्ट्रीज का बोलता है कि अच्छा आपने कितना प्रोडक्शन किया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें से? अब बताइए। ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ओके, CSO किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है मॉस्पी मंत्रालय के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंडर में ये आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, एक और बात बताती हूँ, आपको अच्छा लगेगा जान के कि इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हो गई ना। मतलब अगर आप अपने घर में पेपर बनाने लग गए, मैन्युफैक्चर करने लगे, तो आप तो कह सकते हैं ना कि मेरा घर इंडस्ट्री है। कैसे? हम पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं, मैच स्टिक, क्रैकर, बहुत सारा मसाला, हर चीज़ का आप इंडस्ट्री बना सकते हैं। बट इस इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट 8 इंडस्ट्रीज है। ओके, जिसको हम कहते हैं 8 कोर सेक्टर। सुना सुना सा लग रहा होगा कि अच्छा कहीं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है। CCC फ्रेंड्स, याद आया? CCC फ्रेंड्स, बहुत लोगों को याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। और ये भी बता दूंगी कि ये CCC फ्रेंड्स है क्या। तो अभी मैंने आपको बताया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पब्लिश कौन करता है? वो करते हैं CSO। और ये इंडेक्स है, ये इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्री इकोनॉमी में, और ये पब्लिश किया जाता है CSO को एवरी मंथ। मैंने बताया आपको हर महीने आती है ये। तो आपको इतना याद नहीं रखना है कि रेट क्या था, नहीं था, बस जानना है कि IIP जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये रिलीज कौन करता है? तो ये CSO रिलीज करता है। ओके, तो मैंने बताया CCC फ्रेंड्स, वो याद मत रखना, उसको भूल जाना। हाँ, मैं बता रही हूँ एक बात, क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्ट नाम तो बता देंगे कि आपका जो 8 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी है, बट उसकी क्रोनोलॉजी नहीं है उसमें। क्रोनोलॉजी यहाँ पे है। रिफाइनरी, मतलब सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो रिफाइनरी करता है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में उत्पाद सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, उसके बाद फिर स्टील, उसके बाद देख के बताओ, अगर विजिबल नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ, कोल, क्रूड ऑयल, उसके बाद फिर आता है नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। यार ये CC फ्रेंड्स का तो उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा याद मत रखो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी।
बट ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर वैसे याद रखा है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी आपको इतना कम से कम ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज ना रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का होता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स मतलब हमारा जो देश है सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट। ओके, तो ये बात थी 8 कोर इंडस्ट्री। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि IIP का 40% ये 8 कोर इंडस्ट्री ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, तो ये बात पूरी थी IIP की। IIP रिलीज करते हैं CSO जो है मॉस्पिक मंत्रालय के अधीन आता है, और जो IIP है उसमें 8 कोर सेक्टर है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अलग से इंडेक्स आता है जिसमें बताया जाता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, तो ये था ये क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अभी इंडेक्स आई है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है ऑब्वियसली। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये अभी हाल में ही आया है, ये रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारण सूचकांक। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, ये क्वेश्चन है। आप बताएंगे? अगर पता है तो प्लीज कमेंट में बताइए। तब तक मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। जो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, ये बताता है कि आपके कंट्री में कितना करप्शन है, कितना आपको पैसा देना पड़ेगा सरकारी बाबू को अपना काम करवाने के लिए। तो इस इंडेक्स के हिसाब से ना सबसे कम करप्शन कहाँ है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ पे हो सकता है? कोई अच्छी जगह होगी, वेस्टर्न कंट्री ही होगी, US ना, UK ना, डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ है? अगर आप इंडिया सोच रहे हो ना तो आप बहुत गलत हो, और आपको नहीं सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा करप्शन है सोमालिया में। ओके, अब आप बताओ इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 93, 93। ओके, इंडिया का रैंक क्या है? 93, 93। तो मैंने बताया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, ये कौन निकालता है? ये निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इंडिया का रैंक इसमें था 93। ओके, और ये 180 कंट्री में इंडिया का रैंक 93 था, ठीक है, और उनका स्कोर 39 था। इजी है ना, याद रहेगा। 93 रैंक है, 39 उल्टा कर दो, 39 स्कोर रहेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, और डेनमार्क इसमें 6 साल से यहाँ करप्शन ही नहीं हो रहा है भाई। कितना सही है, डेनमार्क में 6 साल से कोई करप्शन नहीं हो रहा है। सबसे लास्ट में है सोमालिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन था। हमने दो चीज जाना अभी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन CSO निकालता है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93 रैंक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, डेनमार्क टॉप, सोमालिया लास्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिग्रे रीजन, ये अभी न्यूज में है, आपको बताना है कि ये क्या है। टिग्रे रीजन लोकेशन बेस्ड न्यूज है, ये किस कंट्री में आती है? आपने सुना है नाम टिग्रे रीजन का? मैं बताती हूँ आपको, आपने नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं हूँ यहाँ पे। टिग्रे रीजन का ये है, ये मैप है अफ्रीका का। ओके, तो ये है इथोपिया, और इथोपिया के नॉर्थन साइड में आता है ये टिग्रे रीजन। और ये जो न्यूज़ में था ना, ये कोई बहुत अच्छी बात से न्यूज़ में नहीं था। आप जानते हैं अफ्रीका में हमेशा आए दिन सिविल वार होते रहता है, कूप ऑर्गेनाइज्ड होती रहती हैं, मिलिट्री का रूल रहता है, गवर्नमेंट आती है, फिर मिलिट्री उसको ओवरथ्रो करती है, ये सिलसिला चलते रहता है, जिसके चलते वहाँ के जो आम नागरिक है ना उसको झेलना पड़ता है। ऑल्सो अफ्रीका अबंडेंट है रॉ मटेरियल से, तो प्रॉक्सी वार्स वहाँ पे चलते रहते हैं। तो ये जो टिग्रे रीजन है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 400 लोगों की डेथ हो चुकी है ड्यू टू हंगर स्टारवेशन। ओके, तो ये अभी न्यूज़ में था, वर्ल्ड मीडिया इसको बहुत कवर कर रही है, और लोगों से गुहार भी कर रही है कि प्लीज़ आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हेल्प करो। या मतलब भूखे से मर रहे हैं, आप समझ रहे हो, मतलब एक्सट्रीम कॉज है ये। चलो फिर और बात आते हैं, अभी रेड सी भी न्यूज़ में है। ऑब्वियसली आपको पता है क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि डीस्टेबिलिटी बढ़ गई है यहाँ पे। डीस्टेबिलिटी क्यों बढ़ गई है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे यमन है, यमन में हौथीज रेबल है, और हौथीज रेबल के पास मॉडर्न ड्रोन है, मिसाइल है, और ये अटैक कर रही है जो भी वेसल यहाँ पे जा रही है उस पर। क्यों अटैक कर रही है? ऑब्वियसली दे वांटेड टू शो कि मेरा सुप्रीम, मेरा ये कंट्रोल है इस एरिया में, इसीलिए। और ऑब्वियसली इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अब आप सोचोगे कि जो हौथीज है ये लोकल मिलिटेंट ग्रुप है, इनके पास मॉडर्न वेपनरी कहाँ से आ रही है? तो इसको बैक कर रहा है ईरान, और कहीं ना कहीं ईरान को बैक कर रहा है चाइना। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो पे जाओगे ना, तो अभी के टाइम में
कहीं ना कहीं चाइना एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। मैंने कल बताया था साउथ चाइना सी के बारे में कि वियतनाम और फिलीपींस ने एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों? ताकि इंगेजमेंट बढ़े उसकी साउथ चाइना सी पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाइना अपना सॉवरेन बता रहा है कि ये मेरा एरिया है, आप लोग यहाँ से हटो। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, डिस्टेबिलिटी इन रेड सी रीजन। ओके, उसके बाद फिर ये तिग्रे रीजन में स्टारवेशन के चलते बहुत लोगों को मर रहे हैं। फिर ये इथोपिया में ही है, एडिस अबाबा, नाम सुना सुना लग रहा होगा, ये अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ओके, एक क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनो ना तो बहुत सही रहेगा आपके लिए क्लास, बट आप पता नहीं ध्यान से सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो। बता दो ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ठीक है। और एक और बात आप जानते होंगे, जैसे मैंने बताया सी 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 फ्रेंड्स, वैसे सी ये भी जानते होंगे। क्या है ये सी? ये है सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया, डिजुबाटी। ये फॉर्म करता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इथियोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया कि एडिस अबाबा हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का। एक और बात बताओ, इथियोपिया से एक बहुत ही मेजर लेक निकलती है, नाम पता है आपको उस लेक की? अगर पता है तो प्लीज़ जल्दी से बता दो अपने कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इथियोपिया में आपने लेक ताना का नाम सुना होगा। हाँ, लेक ताना का अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं फिर से मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दूंगी कि ये देखो, ये है लेक ताना, ये इथोपिया में है और ये इथोपिया का लार्जेस्ट लेक है। ओके, लेक ताना। तो ये यहाँ से निकलती है और लेक ताना, ये लेक ताना है, तन तना यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल रिवर। ओके, अब आया कि कहीं से कुछ सुना था। तो ये लेक ताना इथोपिया का लार्जेस्ट लेक है, यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल रिवर। ओके, फिर यहाँ पे है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया जो है ना वो अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक अफ्रीका की है। ओके, तो ये लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल। अगर याद नहीं रहना तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि जो विक्टोरिया, विक्टोरिया नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? इंग्लैंड की महारानी का नाम आता है ना। जब घर में डांट सुनती हैं, खास करके लड़कियां, मैं सुनती हूँ तो मेरी माँ कहती है कि एकदम एलिजाबेथ बनी हुई हो, विक्टोरिया कहीं की हो, रानी हो। और जब हम अंग्रेज़ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा आता है ना कि वो वाइट कॉम्प्लेक्शन के थे। तो लेक विक्टोरिया, वाइट नाइल रिवर, था ना इजी। बहुत सारी चीज़ों पढ़ने के लिए हम मतलब आप लोगों के पास, तो आप लोग प्लीज़ उसको ना को रिलेट करके पढ़िए। तो लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल रिवर, लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल रिवर, और ये दोनों मिल के कंस्टिट्यूट करती है नाइल रिवर, जो आगे जाके मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन था कहाँ, और मैं जोग्राफिकल लोकेशन पे आ गई। यही होता है, करंट हमेशा स्टैटिक पास से को रिलेटेड ही रहता है। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि तिग्रे रीजन कहाँ पे आता है, तो वो नॉर्थ साइड ऑफ अफ्रीका आता है। ओके, रिसेंटली तिग्रे रीजन लोकेटेड, जो न्यूज़ में था वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न साइड ऑफ इथोपिया में आता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली एक और न्यूज़ में रहा था, बहुत कुछ रिसेंटली ही रहा है क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर की क्लासेस है। तो ये है अघानाशिनी ईस्चुरी और अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नाम से लग रहा है कि साउथ का होगा, बट यहाँ पे तो सारे ऑप्शन साउथ के ही है। अब क्या करोगे? अघानाशिनी मुहाना और अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये जो है ना अघाशिनी एस्चुरी, ये अघाशिनी रिवर से अपना नाम डिराइव करती है और ये जाके ना अरेबियन सी में मिल जाती है। ओके, अब हाल में आपको पता था कि अभी तक 75 टोटल रामसर साइट्स थे इंडिया में प्रेजेंट, 5 और इंक्लूड हुए हैं। तो अब टोटल रामसर साइट हमारे इंडिया में हो गए हैं 80। तो ये दोनों भी इंक्लूड हुए हैं। ये दोनों किस स्टेट में है? अगर रामसर साइट आ रहा है ना तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। तो ये है
कर्नाटका में, ओके जब मैंने पूछा था अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन सेंचुरी और अघासिनी एस्चुरी, ओके तो 3 कर्नाटका से आई है। रिसेंटली यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि हम 5 इंडियन वेटलैंड को और ऐड करेंगे रामसर कन्वेंशन के अंडर में। रामसर साइट हो गई टोटल 80, 3 है कर्नाटका से। मगध केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ओके ये ना ह्यूमन मेड वेटलैंड है, मतलब यहाँ इसको ना ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन है, मैन मेड है ये। फिर अंकासमुद्रा बर्ड सेंचुरी है, ये भी ह्यूमन मेड है और ये बहुत पहले बनाया गया था। फिर है अंघासिनी एस्चुरी, मैंने बताया ये अंघासिनी रिवर है, ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ओके 3 तो हो गए कर्नाटका से। और 2 कहाँ से है? तो 2 है तमिलनाडु से, ओके 2 तमिलनाडु से है, कराईविती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व, ओके और ये जो कराईविती बर्ड सेंचुरी है वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड है तमिलनाडु की। तो ये था क्वेश्चन, ये था उसका आंसर। 80 रामसर साइट टोटल हो गए। अब ये फोटोज हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री के साइट पे आया हुआ था, देखो कराईविती बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, होप आपको विजिबल होगा। ये लॉन्गवुड शोला है जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यूली अपॉइंटेड 16 फाइनेंस कमीशन? 16 फाइनेंस कमीशन अभी हाल में ही कंस्टिट्यूट किया गया था। नवयुक्त 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है एनके सिंह, केसी नियोगी, अरविंद पनगरिया और सुमन बेरी। देखिए एनके सिंह ये तो 15th फाइनेंस कमीशन के थे चेयरमैन। केसी नियोगी ये कौन है? ये पहले फाइनेंस कमीशन के थे, फर्स्ट। अरविंद पनगरिया ये फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के, जब नीति आयोग फर्स्ट टाइम बना था तो उसके ये वाइस चेयरपर्सन थे। और सुमन बेरी अभी के नीति आयोग के हैं। कौन? सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन। तो सब तो कुछ ना कुछ है, तो ऑप्शन मैं देना भूल गई क्या? नहीं, अरविंद पनगरिया ये पहले थे, अभी तो खाली थे ना, तो इनको बना दिया 16 फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है ना कि वो आपको बताएगा कि किसको कितना पैसा देना है। गवर्नमेंट के पास पैसा होती है ना, तो उनको देना होता है स्टेट्स को अपने काम धाम करने के लिए। स्टेट्स फिर पंचायती राज में देती हैं, तो ये कमीशन बताता है और इनकी एडवाइस करता है। पर इनका जो एडवाइस होता है ना वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो एडवाइजरी होता है। वो गवर्नमेंट को बताता है कि प्लीज़ आप इतना इतना कंट्रीब्यूट कीजिए स्टेट में, इतना आप शेयर है, आपके पास जितना ही पैसा है इसमें से स्टेट का इतना शेयर है। तो अभी हाल ही में नया बना है और उसके चेयर में है अरविंद पनगरिया। द 16 फाइनेंस कमीशन जो कंस्टिट्यूट हुआ है वो अरविंद पनगरिया में है, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन है, मैंने बताया नीति आयोग के, ओके। और जो फाइनेंस कमीशन है ये आर्टिकल 280 में आती है और ये रिकमेंडेशन देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट देमसेल्फ। ये था फाइनेंस कमीशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक और नई बात, नया फाइनेंस कमीशन का मेंबर है तो उसमें चेयरमैन है तो उसमें नए मेंबर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। एक बार बीपीएससी ने ये सवाल पूछ लिया था, उसने चेयरमैन का नाम ना पूछ करके उसके मेंबर्स का नाम पूछ लिया था कि इनमें से कौन मेंबर्स नहीं है। तो अगर ऐसा हो चुका है तो हम क्यों ऐसा रिस्क लें, हम तो जानेंगे ना, खास करके जब न्यूली अपॉइंटेड है। तो श्री अजय नारायण जी हाँ है, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखोगे तो काम चल जाएगा। अजय झा जी हैं, एनी जॉर्ज है, निरंजन, सौम्या कांति घोष। तो ये मेंबर्स हैं जो भी न्यूली अपॉइंटेड है। प्लीज़ दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखना, एग्जाम से पहले जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टारगेट? अब आ गया बजट जिसका मुझे था इंतजार। तो विकसित भारत न्यूली अनाउंस इंटरिम बजट क्या होता है? मतलब आप समझ रहे हो कि बजट समझ रहे हैं। ये अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट सी अभी क्या है, इलेक्शन आने वाला है, आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर कितना कितना होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है ना उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो अप्रैल और मई में तो इलेक्शन रहेंगे और जून में न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। कौन गवर्नमेंट आएगी, कौन, किसी को नहीं पता है, नहीं पता है। तो ये अप्रैल और मई में, मतलब ये तो फाइनेंस ईयर जो पिछला बजट था वो बजट इतने टाइम का था ना, अप्रैल मई का खर्चा कहाँ से आएगा? तो अप्रैल मई का खर्च तो है ना वो इंटरिम बजट बताता है, ओके। तो ये है इंटरिम बजट। और जून में नई जब गवर्नमेंट आएगी तो वो अपना नया बजट निकालेगी। तो ये है इंटरिम बजट।
और इंटरिम बजट जो होता है ना वो अप्रैल मई का उसमें लेखा जोखा रहता है और इसमें कुछ कुछ गवर्नमेंट अपना, क्योंकि इलेक्शन आ रहा होता है तो कुछ कुछ अचीवमेंट भी बता देते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़, हमने इस स्कीम में हमने इतने सब्सिडीज दिए, इतने लोगों का इतना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, इतना पैसा हमने आवंटन किया, तो वो अपने अचीवमेंट्स भी गिना देते हैं। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहा गया है कि अब इंटरिम बजट में कोई भी मेजर पॉलिसी या स्कीम नहीं ला सकते हैं। बट आपको जान के हैरानी नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। इलेक्शन कमीशन इंडिया में तो कह दिया है कि आप कोई भी मेजर स्कीम इसमें अनाउंस नहीं कर सकते, बट 2019 में जब इलेक्शन था तो इसी इंटरिम बजट में ही गवर्नमेंट ने पीएम किसान योजना लाई थी। ओके, तो ये है इंटरिम बजट। इसी में विकसित भारत का बात कहा गया है कि हम अपने भारत को विकसित बनाएंगे। विकसित कैसे बनाएंगे तो आपको मैं अभी बताऊंगी। कब तक विकसित बनाएंगे आप बताइए। तो ऑब्वियसली आज़ादी के 100 साल जब पूरे हो जाएंगे 2047, तब हम अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। ठीक है, निर्मला सीतारमण जब बजट स्टार्ट किया तो उन्होंने 4 कास्ट के बारे में कहा। 4 कास्ट कौन कौन से हैं? गरीब, उसके बाद फिर किसान, महिला और यूथ। तो ये कहा कि ये 4 कास्ट है और ये 4 कास्ट को हम फोकस करके ये बजट बना रहे हैं और ये 4 कास्ट ही हमारा भारत को विकसित भारत बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो ये था। अब विकसित भारत बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए होगा, तो मंत्र दिया उन्होंने कि मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया? सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया कि हम सबका साथ करेंगे और सबका विकास करेंगे तो हम विकसित भारत बन जाएंगे बाय 2047। बट उसको फिर और हम उसमें जोड़ दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और फिर उसमें हम जो हमारे पास डेमोक्रेसी है और डाइवर्सिटी है उसको मिला के हम बन जाएंगे 2047 में डेवलप्ड इंडिया। ओके, तो ये मंत्रा दिया है विकसित भारत बाय 2047 करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड कि फीमेल का इनरोलमेंट रेशियो कितना है, कितने % फीमेल जो है वो हायर एजुकेशन में आ रही है। कुछ दिन पहले, कल या परसों के करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी AISHER का, ठीक है, तो उसमें बताया था कि फीमेल का उसमें बताया जाता है कि हायर एजुकेशन में फीमेल का मेल का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अलग है। इंटीरियम बजट के हिसाब से आप बताइएगा कि कितना % ऑफ फीमेल इनरोल है हायर एजुकेशन में। हाल ही में घोषित आंतरिक बजट के अनुसार उच्च शिक्षा में कितनी % महिलाएं नामांकन है? 25, 27, 35, 37, 27%। ओके, 27% महिलाएं इनरोल हैं। ओके, तो मैंने बताया था कि बजट में 4 कास्ट की बात कही गई थी। वो 4 कास्ट जो है वो फोकस एरिया होंगे इस बजट की। सबसे पहले आते हैं गरीब। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो इन्हें इसमें बताया कि हमने DBT दिए हैं। उसके बाद फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है और PM स्वनिधि के अंडर हमने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को असिस्ट किया है। तो ये था गरीब कल्याण, देश का कल्याण के बारे में। फिर जो दूसरा फोकस एरिया है वो यूथ को लेके है, हमको और आपको लेके है। तो इसमें स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत इन्होंने 1.4 करोड़ लोगों को यूथ लोगों को ट्रेन किया है। उसके बाद फिर PM मुद्रा योजना के अंतर्गत हमने 43 करोड़ लोन सैंक्शन किए हैं और उसके बाद फिर हमने IIT का निर्माण किया है। पहले 16 था, अब 23 हो गया। 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी ये करंट, तो उस टाइम में 7 एम्स थे, अभी बढ़कर वो 22 हो गए हैं। मतलब जब गवर्नमेंट आई थी मोदी की तो 7 एम्स थे, अब वो 22 हो गए हैं। यूनिवर्सिटी टोटल 727 थी, वो बढ़ के इतने हो गए हैं। तो ये इसमें ये बात कही गई है। ओके, उसके बाद फिर मैंने बताया 4 जो है फोकस एरिया हमने पढ़ लिया। गरीब का कल्याण, उसके बाद फिर यूथ का। अब है फार्मर्स के लिए, जो हम जिसको बजट में अन्नदाता भी कहा गया है, उनके लिए हमने क्या क्या किया है। तो बजट ने बताया कि PM किसान योजना के अंतर्गत हमने 11.8 करोड़ फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए हैं। फिर PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमने क्रॉप्स इंश्योरेंस दिया है 4 करोड़ फार्मर्स को। और उसके बाद फिर हमने E-NAM के अंतर्गत 1361 मंडीज को इंटीग्रेट किया है। फिर नारी शक्ति की बात कही गई है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, सॉरी 28% ये इनरोलमेंट
हुआ है, उसके बाद फिर 43% फीमेल इनरोलमेंट हुआ है स्टेम के अंतर्गत, उसके बाद फिर 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स में रिम्बर्स की गई है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में। तो ये पूरा बात था फोकस एरिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक और क्वेश्चन आती है, ऑब्वियसली बजट की ही साइड से आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने सोलर पैनल हम लोग हाउस होल्ड में लगाएंगे। ओके, हाल ही में घोषित पीएम सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में छत पर सौर पैनल लगा को कवर किया जाएगा। आपके ये ऑप्शंस हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सूर्योदय योजना क्या है। तो 22 जनवरी को अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मोदी जी ने ये स्कीम को अनाउंस किया और उस स्कीम में कहा कि हम इसमें से एक जो होगा उतने घरों में हम सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल लगाने से क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो एम है 2070 तक नेट जीरो बनने का, उसके तरफ एक कदम अग्रसर है ये स्कीम। उसके बाद अगर हमारे घर में सोलर पैनल लग जाएगा तो बिजली की बिल कम आएगी। जी हाँ, बिल्कुल कम आएगी, तो ये उसके लिए भी फायदेमंद है। तो ये सब है, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमें हमेशा लूप होल्स जानने चाहिए। तो इस स्कीम का लूप होल क्या हो सकता है, मैं बताती हूँ एक लूप होल, बाकी आप बताइएगा। एक लूप होल ये है कि सोलर पैनल लगाने हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए हमें पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, पर जब हम मार्केट में जाएंगे ना तो ये बहुत महंगे आते हैं, और फिर अगर उसको खरीदने के लिए लोन भी लेने जाएंगे ना तो लोन मिलते नहीं है जल्दी, और प्राइवेट बैंक्स जो लोन देते हैं वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट के होते हैं। ओके, और दूसरी बात, जब हम मार्केट में जाएंगे ना तो सोलर पैनल लेने के लिए तो हमें चीप ऑल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। चीप ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा किस चीज़ का, कहाँ से? जी हाँ, चाइना। चाइनीज़ माल अबंडेंट में पड़े हैं, कौन लेगा मेड इन इंडिया जब हमें चाइनीज़ माल सस्ते मिल जाएंगे। तो ये इसका लूप होल है। आपको जानना है कि ये जो सूर्योदय योजना है इसमें कितने हाउस होल्ड कवर किए जाएंगे। तो जी हाँ, 1 करोड़ हाउस होल्ड कवर किए जाएंगे। ओके, तो ये है पीएम सूर्योदय योजना क्या है। मैंने बताया कि 1 करोड़ हाउस होल्ड इसके अंदर में कवर किए जाएंगे, और इसकी बात जो है ना वो जो बजट आई थी उसमें भी कही गई थी। ठीक है, इसमें बोला है कि हमें नेट जीरो बनना है 2070 तक, तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप लेंगे। तो ये है रूफटॉप सोलराइजेशन। इसमें हम जो इसके अंदर में हम 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करेंगे, जिसके चलते 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ का उनको होगा। उसके बाद फिर ई बस भी लाएंगे। उसके बाद फिर हम बहुत सारे इकोसिस्टम बनाएंगे, क्योंकि ई व्हीकल तो आ जाएगा, ई बस तो आएगा, पर चार्जिंग तो चाहिए। घर आके बार बार थोड़ी ना चार्ज करेंगे, तो चार्जिंग पॉइंट भी बनाएंगे। जी हाँ, बनाएंगे। उसके बाद फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग विंड एनर्जी में। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब हम जब विंड एनर्जी इंस्टॉल करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे होते नहीं है, जितने पैसे कम होंगे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाएगी, तो वो हो गया वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो विंड एनर्जी में वो मिलेगा। उसके बाद फिर बात की गई है कि हम ब्लेंडिंग करेंगे सीएनजी पीएनजी का, और क्या बात किया गया, और बस हो गया तो नेट जीरो बनने के लिए बजट के अकॉर्डिंग हम ये सारे स्टेप्स लेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली अनाउंस बजट में रेलवे कॉरिडोर, इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात कही गई। कितने इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर हम बनाएंगे। कॉरिडोर मतलब कि अलग से हम एक और पटरी बिछाएंगे, एक अलग से कॉरिडोर बनाएंगे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या मतलब ट्रांसपोर्टेशन को ईज करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा इंडस्ट्रीज़ का सामान इधर उधर ले जाने में हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही प्रमोट करेगा। तो कितने कॉरिडोर्स को की बनाने की बात कही गई है बजट में। 3 बनाने की बात कही है कि हम 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएंगे। ओके, तो क्या क्या है, एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर, उसके बाद फिर पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, और उसके बाद फिर हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर मतलब कि हम उस कॉरिडोर से किसी भी एनर्जी मिनरल सीमेंट इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फिर पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर मतलब जितने भी पोर्ट्स है उसको हम कनेक्ट करने का काम करेंगे। और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर जहाँ पे भी जिस भी पटरी पे ज़्यादा मतलब जो भी बहुत हाईली ट्रैफिक, जो भी बहुत ज़्यादा आवाजहाँ वाला ट्रैफिक है और रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे हम अलग से कॉरिडोर निकालेंगे ताकि वहाँ का ट्रैफिक को कम किया जा सके। ओके, तो ये क्यों कर रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है हम ऐसा इसीलिए करें ताकि ये जो है इंप्रूव करेगा लॉजिस्टिक और एफिशिएंसी को, और रिड्यूस करेगा कॉस्ट को। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ों की सामान कम होंगी। ओके, और ये आया है पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत। ओके, आया समझ।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर देख के लग रहा है ना, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको। ये नंबर जो है ना, अगर आप जो क्रिकेट प्रेमी होंगे ना तो आपको पता होगा इसको नेल्सन कहा जाता है। अगर क्रिकेट में 111 का स्कोर होता है ना तो उसको नेल्सन नंबर कहा जाता है। और जो नेल्सन है वो यूके के एडमिरल थे, एडमिरल नेल्सन। और एंड ऑफ द लाइफ में उनके पास एक आंख बची थी, एक हाथ बची थी और एक पैर बची थी। तो इसीलिए 111 को नेल्सन भी कहा जाता है, जो उनके नाम से लिया गया था। जोक सपाट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले बताया है, कौन सा है इसमें से ये आपको बताना है। बहुत बड़ा नंबर है, इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही होगा। हाल ही में जारी अंतरिम बजट के अनुसार बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय क्या है, ये आपके ऑप्शंस है। मैं आपको आंसर बताती हूँ, आप बताओगे? प्लीज बता दो। आपके ऑप्शन आंसर है ये, ठीक है। इतना ज्यादा पैसा आप देखते नहीं हो, घर से निकलते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर मैंने बोला तोड़ना है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, कैपिटल मतलब किसी चीज पे खर्च करना, मतलब हाईवे, रोड, इंडस्ट्रीज, इस पे खर्च करना। तो ये तो आप देख रहे हो ना, गवर्नमेंट आए दिन कुछ ना कुछ बना ही रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना होने वाला है गवर्नमेंट का अंडर द इंटरिम बजट विच हैज बीन रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 1 फरवरी। जो मैंने कहा वो, और ये जो है ना 11.11 लाख करोड़, ये 3.4% है जीडीपी का, ठीक है। अभी कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूँ। जो बजट है ना उसमें ये सब चीज़ें बताई गई है कि गवर्नमेंट के पास कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट बहुत पैसे लेती है। तो सबसे पहले हमारा पैसा आ रहा है सबसे ज़्यादा बोरोइंग और लाइबिलिटी से, जितने भी लोन्स वगैरह लेते हैं उससे सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। बोरोइंग से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, वो आ रहा है 28%। उसके बाद फिर हमारा सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है इनकम टैक्स से। जो नौकरी करते हैं ना तो उस नौकरी का जो उनको सैलरी मिलता है तो इनकम टैक्स से आता है 19%, ओके। उसके बाद फिर आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स से, ये है 17%, ओके। तो सबसे ज़्यादा बोरोइंग और लाइबिलिटी से जो हम लोन लेते हैं, फिर इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा आता है नॉन टैक्स रिसीप्ट से, फिर ड्यूटीज से और नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट से। नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट मतलब होता है कि जो भी रिसीप्ट, जैसे चालान वगैरह हो गया वो सब आ गया, तो ये नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट है। फिर कस्टम से भी, तो ये था कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं लोन से, फिर इनकम टैक्स से, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से। टॉप 3 याद रखो। उसके बाद सबसे पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोन लेंगे तो हमें उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, ऐसे लोन लेके तो नहीं रख लेंगे, हाँ। वर्ल्ड बैंक वाले उठा के फेंक देंगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमारे पास जो टैक्स आ रहा है तो स्टेट्स को भी तो चाहिए, तो दोनों का सेम है। 20% हम इंटरेस्ट भी पेमेंट कर रहे हैं और 20% स्टेट के पास भी उतना ही पैसा जा रहा है, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लाती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है उनका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। उसके बाद फिर पैसा जा रहा है सबसे ज़्यादा अदर एक्सपेंडिचर्स में, फिर जा रहा है डिफेंस में, फिर सब्सिडीज में, और फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में, और सबसे कम पेंशन्स में। तो ये हो गया पैसा सबसे कम कहाँ जा रहा है। उसके बाद फिर ये सर्वाइकल, आप सोचोगे ना कि बिल्कुल क्वेश्चन बदल गया, बजट का क्वेश्चन था ये, कहाँ आप ह्यूमन पे आ गए, कहाँ पे बायोलॉजी में आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, बजट से ही रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर जो कॉज होता है वो इसमें से कौन कॉज करता है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है, आप आंसर बताइए। मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताती हूँ। सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना आजकल बहुत कॉमन है इंडिया में। कैंसर से फीमेल जो है सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर से मरी, और ये सेकेंड नंबर पे आता है ग्लोबली। चौथा कारण है ये फीमेल का कैंसर से डेथ होने का, ओके। तो ये वायरस के चलते होता है। और हाल ही में WHO की रिपोर्ट आई थी। WHO का ना एक विज़न है 90 70 90, ये WHO का विज़न है, ठीक है। किसको लेके है, सर्वाइकल कैंसर को लेके है। तो 90 क्या है, 90 है कि हम 90% वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे, 70% स्क्रीनिंग करेंगे और 90%
ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब WHO के अकॉर्डिंग कह रहा है कि आपके देश में जितने भी फीमेल्स हैं ना, एटलीस्ट उसमें से 70% का आप स्क्रीनिंग कर लीजिए कि उनके पास ये कैंसर है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर है इसका सिम्टम जो है ना बहुत लेट आता है, बहुत ज़्यादा इसका जो सिम्टम है लेट आता है, और बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली इंडिया में कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पता चलता है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है, और फिर बहुत लेट हो चुकी होती है। तो इसलिए WHO का कहना है कि आप एटलीस्ट 70% लोगों को स्क्रीन कर लो ताकि पहले पता चल जाए। अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू अर्ली ट्रीटमेंट, तो पता चल जाए। और इंडिया में पता है WHO बोल रहा है 70% आप स्क्रीनिंग करो, इंडिया में कितने परसेंट हो रहा है? 1%, बहुत कम है। तो इसीलिए जो बजट अनाउंस हुआ है ना उसमें हेल्थ केयर सेक्शन में ये बात कही गई कि हम अलग से वैक्सीन निकालेंगे ताकि सर्वाइकल कैंसर के लिए हम अलग से वैक्सीन देंगे लड़कियों को। तो यही क्वेश्चन था, सर्वाइकल कैंसर किससे होता है? तो ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। ओके, तो हेल्थ का है, इसमें कहा गया है कि हम ना सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को देंगे लड़कियों को जो 9 to 14 ईयर्स की है, उसको हम वैक्सीन देंगे। वैक्सीन का नाम क्या है आपको पता है? कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, सर्वावैक। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसी की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद फिर हेल्थ में और कुछ स्टेप बोला गया है कि हम यूविन प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे, यूविन प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे ताकि हम मिशन इंद्रधनुष के तहत उसका मतलब उसको बूस्ट कर सके इम्यूनाइजेशन को। उसके बाद फिर आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत हम और हेल्थ कवर देंगे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को। उसके बाद फिर सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.2 की बात 2.0 की बात कही गई है इस बजट में। तो ये पूरा बजट का ब्यौरा था, कुछ रह गए होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का डील करूँगी। तब तक के लिए आई थिंक इतना मोर देन इनफ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।